हेलो गाइस, तो इस पार्ट में फू बेबी गर्ल को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है। वही बाकी सारे बेबीज भी उन्हें ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच आए थे, पर वो इस बार भी लेट हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेबी गर्ल की ड्रेसिंग करते वक्त उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो वो दोनों ही उसकी केयर करने लगते हैं। और फिर फू सोचने लगता है कि अगर 5 इयर्स पहले वाली लड़की जियांग होती तो कितना अच्छा होता। अभी जियांग को बाकी बच्चों की फोन आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। इस बात का फायदा उठाकर फू बेबी गर्ल का भी हेयर सैंपल ले लेता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। बेबी गर्ल को इस बारे में पता चल जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। और फिर वो अपने असिस्टेंट से जियांग के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, और 5 इयर्स पहले वाली लड़की सुसिन है या नहीं वो भी पता लगाने के लिए कहता है। वही जियांग बाकी बच्चों से पूछ रही थी कि बताओ क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हम आपको ढूंढते हुए हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सारी बातें बता देते हैं कि ब्रदर ने हमें आपकी हेल्प के लिए बुलाया था, हम तो पार्टी में भी गए थे पर हम लेट हो गए, तो ब्रदर ने हमें हॉस्पिटल आने के लिए कहा, पर आप लोग तो यहाँ भी नहीं मिल रहे। तो वो उन लोगों को जल्दी से घर जाने के लिए कहती है, और वो जैसे ही बात करके पीछे मुड़ती है तो फू और बच्चे आ रहे थे। पहले तो वो फू को देखकर डर जाती है कि कहीं इसने मेरी सारी बातें तो नहीं सुन लिया, और उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी बातें सुन सकते हो। तो वो बताता है कि मैं अभी आया हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि अच्छा हुआ इसने कुछ नहीं सुना, वरना बाकी बच्चे भी एक्सपोज हो जाते। और फिर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने की करती है, पर फू कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। जियांग ये सोचकर मना कर देती है कि अगर ये घर गया तो बाकी बच्चे भी एक्सपोज हो जाएंगे, और कहती है कि हम कैफ में चले जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे घर में मेरा हस्बैंड होगा तो थोड़ी ना उसे अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे दूसरे मैन को घर लेकर जाऊँ। पर फू कहता है कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो उसे मजबूरन फू के साथ जाने के लिए हाँ कहना पड़ता है। और फिर वो सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि बच्चे घर में ना हो, और वो उन्हें मैसेज भी कर देती है कि इतनी जल्दी घर मत जाना। तभी फू कहता है क्या तुम्हें चलना नहीं है, तो वो जल्दी से उसके साथ जाने लगती है। और फिर जैसे सब लोग गाड़ी में जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंटली वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और उनके बीच किस भी हो जाता है। इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं, और फिर जियांग उसे चिल्लाने लगती है कि मेरे क्लोज मत आना, मेरे हस्बैंड है और तुम्हारा फियांसे भी। तो फू अपना गुस्सा ड्राइवर पर निकालने लगता है कि अच्छे से गाड़ी चलाओ, वरना तुम्हारा इस महीने का सैलरी हाफ कट कर दूंगा। और फिर फाइनली वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जियांग जानबूझकर किसी और के रूम में जाकर डोर ओपन करने लगती है और कहती है कि लगता है डोर लॉक हो गया है, क्यों ना तुम यहीं से वापस चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुला देता हूँ, पर वो मना कर रही थी। तो फू कहता है कि मैंने तुम्हारी डॉटर को सेव किया है, क्या तुम मुझे घर के अंदर बुलाकर एक गिलास पानी भी ऑफर नहीं करोगी। तो वो कहती है मेरे घर का डोर तो लॉक है, तो मैं कैसे आपको कुछ ऑफर कर सकती हूँ। इतने में ही दूसरा बेबी वे घर से निकल आता है और कहता है कि मम्मी आप वहाँ क्या कर रही हैं, हमारा घर तो ये है। और वो फू को देखकर कहता है डैड क्या आप हमें ले जाने आए हैं। तो जियांग उसे डांटने लगती है कि उन्हें ऐसे मत बुलाओ, उन्हें अंकल बुलाओ। तो वो कहता है पर ये तो डैड की तरह दिख रहे हैं। फू भी उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जियांग कहती है कि ये मेरे और मेरे हस्बैंड का बेबी है, पर वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और वो बेबी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। और फिर फू बच्चों को ये कहकर खेलने के लिए भेज देता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना है। उनके जाते ही वो जियांग से कहता है कि दोनों बेबी बॉय काफी हद तक मेरे तरह दिखते हैं, तो क्या इस बारे में तुम्हें कुछ बोलना है। तो वो कहती है सिर्फ बाबा ही तुम्हारा बेटा है, बेबी गर्ल और दूसरा बेबी बॉय मेरे और मेरे हस्बैंड का है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं अपने हस्बैंड को बुला देती हूँ। और फू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है, अगर मुझे पता चला कि वो बच्चे मेरे हैं तो मैं उन्हें अपने साथ फू फैमिली में ले जाऊंगा और उसके बदले तुम्हें 3 बिलियन दूंगा। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो बच्चे मेरे हैं, उन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो फू कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनसे कोई दूर कर सकता है। फू ग्रुप के पास बहुत सारे लॉयर्स हैं। जियांग कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कंपीट नहीं कर सकती, पर उसका क्या जो पास्ट 5 ईयर से मैं बच्चों को इतनी केयर कर रही हूँ, उनके लिए इतनी मेहनत की है, तुमने उनके लिए क्या किया है। तो वो भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने सीक्रेटली मेरी बेबी को बर्न किया है, तुम्हें अपनी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करता, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो अभी भी मना कर रही थी कि तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, और मैं उस सुसिन को उनकी स्टेप मदर नहीं बनने दे सकती। वो कहता है मेरी और सुसिन की रिलेशनशिप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम नहीं चाहती कि वो बच्चों की केयर करे तो मैं उसे इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। तो वो कहती है फिर भी तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, और वो कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो असिस्टेंट को जियांग पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए, और वो बच्चों के लिए एक्सपेंसिव टॉय बाय करने के लिए कहता है, और बेबी गर्ल के लिए एक प्रीटी सा ड्रेस लेकर आने के लिए कहता है। वही जियांग परेशान हो रही थी कि फू के सामने एक साथ 3 बच्चे एक्सपोज हो गए, अगर उसे सबके बारे में पता चला तो वो सबको अपने साथ लेकर चला जाएगा। तभी तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और उसकी केयर करने लगते हैं कि आप ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, और उन्हें समझाती है कि फू तुम्हारे डैड नहीं है, ऐसे पब्लिकली किसी को भी अपने डैड मत बोलना। वो जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। तो वो उन्हें डांटने लगता है कि आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए, आप घर वापस क्यों आ गई। पर वो तो जियांग और बच्चों को ढूंढ रही थी और उसे पूछती भी है कि मेरे ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कहाँ हैं। तो फू कहता है कि मैंने उन्हें सेफली घर पहुंचा दिया, और मुझे पता चला कि जियांग ने XXX को बर्थ दिया था और वो तीनों ही सेम एज के हैं और वो सब मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, पर तुम
तुम उन लोगों को अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर आए। इस पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बता देता है कि मिस्टर फू ने मिस जियांग को 3 बिलियन ऑफर किया था बच्चों के बदले। सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बस 3 बिलियन ऑफर किया था। फू फैमिली इतना पुअर है क्या। और वो उसे 30 बिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि उसे दे देना और बच्चों और उसकी मॉम को घर वापस लेकर आना। पर फू कहता है कि जियांग का कैरेक्टर कुछ क्लियर नहीं है, उसने बच्चों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। हो सकता है कि वो फू फैमिली को लेकर कुछ प्लान कर रही हो। ग्रैंडमा उसे डरते हुए कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो कब का बच्चों का फायदा उठाकर फू फैमिली में आ चुकी होती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो एक अच्छी लड़की है। फू को भी लगने लगता है कि आप सही कह रही हैं, वो बच्चों की अच्छे से केयर तो करती है। इस पर ग्रैंडमा उस पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाती। और वो उसकी पिटाई करने लगती है पर फू ने डिस्ट्रैक्ट करके असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर डिपेंड रहूंगी, मैं उस बच्चों और उसकी मॉम को खुद ही हैंडल कर लूंगी। वही वावा को देखते हैं, असल में ये वावा है और फू के सामने जो बेबी बॉय एक्सपोज हुआ था वो हुहू है और दोनों ही काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। वो तो पहले से ही फू पर गुस्सा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने उसकी मॉम और ब्रदर सिस्टर को बुली किया है तो वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है और वो फू की कंपनी में चला जाता है उससे मिलने के लिए। पर रिसेप्शनिस्ट उससे अपॉइंटमेंट मांगती है जो उसके पास नहीं था। फिर भी वो उन्हें कहता है कि जाकर फू को कहो कि वो मेरी मॉम से माफी मांगे वरना उसे इसका पेबैक करना होगा। ये सुनते ही वो एम्प्लॉइज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा। तो वो गुस्से में आकर कंपनी के सारे सिस्टम को हैक कर लेता है जिस वजह से उन्हें बहुत लॉस होने लगता है। फू को भी इस बारे में पता चलता है तो वो अपने एम्प्लॉइज को इसे ठीक करने के लिए कहता है पर वो लोग भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वावा ने सिस्टम में जो वायरस छोड़ा था वो मार्केट में न्यू था जिसे ठीक करने का टेक्निक काफी लोगों को पता नहीं है। रिसेप्शनिस्ट को भी एम्प्लॉइज के थ्रू पता चल जाता है कि कंपनी के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है जिस वजह से अभी तक 20 मिलियन नुकसान हो गया है। ये सुनकर तो उन्हें भी वावा पर डाउट होने लगता है और वो फू को फोन करके बताती है कि अभी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसे करने वाला लॉबी में बैठा है। तो वो उसे जल्दी से अपने ऑफिस में लाने के लिए कहता है। तो बॉडीगार्ड्स उसे जल्दी से फू के ऑफिस में लेकर जाते हैं। फू उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो एयरपोर्ट वाला बेबी बॉय है और उसे वो कुछ फेमिलियर सा लगता है और सोचने लगता है कि ये तो काफी हद तक हु की तरह दिख रहा है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया है और उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। पर वो कहता है कि फेमिलियर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि अगर तुमने दोबारा मेरी मम्मी को बुली किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। असिस्टेंट उसे ऐसे एटीट्यूड में देखकर कहता है मिस्टर फू ये तो बिल्कुल आप ही की जैसा लग रहा है। पर वावा कहता है कि मैं इनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। फू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नाम जियांग है क्या, पर वो मना कर देता है। वो उससे कुछ और पूछता है। इससे पहले ही एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि अब तक 20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो फू वावा से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी को दोबारा बुली नहीं करूंगा और उनसे दूर रहूंगा, अब ये सब कुछ ठीक कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि मिस्टर फू एक बच्चे की बात पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। वावा कहता है अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और वो असिस्टेंट से लैपटॉप लेकर कंपनी के सारे सिस्टम को बैक टू नॉर्मल कर देता है। इस बारे में असिस्टेंट को भी पता चल जाता है तो वो शॉक्ड होकर फू को बताता है कि सब कुछ ठीक हो गया। वावा कहता है अब तो बिलीव हो गया ना। तो फू कहता है हाँ हो गया, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगा। पर वो मना करते हुए कहता है कि बस तुम अपनी बातों को याद रखना वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। और फिर बॉडीगार्ड्स उसे जैसे लेकर आए थे वैसे ही वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फू बस स्माइल कर रहा था और वो असिस्टेंट को वावा को फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि उसे उस पर डाउट हो गया है। ग्रैंडमा ने अपने बटलर से जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था और उन्हें पता चलता है कि जियांग ने अभी तक किसी से भी मैरिज नहीं किया। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके घर जाने लगती है। बटलर कहता है क्या ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा लगेगा। तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिर वो दोनों जियांग से मिलने जाते हैं। जियांग तो उन्हें देखकर खुश हो जाती है पर ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है कि मेरा एक लौता ग्रैंडसन फू मुझे नर्सिंग होम भेजना चाहता है और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के नर्स पेशेंट को मारती भी है, अब मैं क्या करूंगी कहकर वो एक्टिंग कर रही थी। ये सुनकर तो जियांग को फू पर गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में रह सकती हूँ और बच्चों के साथ खेल सकती हूँ। पर जियांग पूछती है कि आपकी और कोई रिलेटिव है जिनसे मैं आपकी कांटेक्ट करवा दूं। पर ग्रैंडमा मना कर देती है कि फू ही मेरा एक लौता रिलेटिव है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ खेलने दो, वैसे भी मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे पास और कहाँ ज्यादा टाइम है। जियांग कुछ नहीं बोल रही थी तो ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है कि कोई मुझे घर में नहीं रखना चाहता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पर जियांग उन्हें रोकती है तो वो कहती है इसका मतलब तुम मान गई हो ना कहकर उसके घर के अंदर जाने लगती है। फिर भी उन्हें जियांग घर के अंदर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि वो अगर घर के अंदर चली गई तो सारे बच्चे एक्सपोज हो जाएंगे। तो ग्रैंडमा बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके घर के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वावा को छोड़कर सारे बच्चे थे और वो काउंट करने लगती है कि 5 बेबीज हैं। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और जियांग से पूछती है क्या ये सारे बच्चे मेरे ग्रैंडसन के हैं। पर वो मना कर देती है कि नहीं, हुई सिर्फ आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, बाकी सब तो मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। तो ग्रैंडमा कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, ना ही कहीं तुम अपना मैरिज
रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने ओवरसीज में मैरिज किया था, पर ग्रैंडमा ने वहाँ भी इन्वेस्टिगेट करवाया था। अब तो उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और वो परेशान होने लगती है। अब तो ग्रैंडमा को सारे बच्चों के बारे में पता चल गया, तो वो फू को भी बता देगी और वो उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप सभी बच्चों के बारे में फू को मत बताइएगा। अगर उसे सभी बच्चों के बारे में पता चला तो वो बच्चों को मुझसे छीन लेगा, और वैसे भी वो तो थोड़े दिन के अंदर सुशील से मैरिज करने वाला है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की कोई स्टेप मॉम बने। तो ग्रैंडमा प्रॉमिस करती है कि वो बच्चों के बारे में फू को नहीं बताएगी और दोनों में यही डील हो जाता है। तभी किचन से कुछ जलने की बू आने लगती है, तो जल्दी से सियांग किचन में जाती है। वही वावा भी घर आ गया था और असिस्टेंट और फू भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ गए थे। तभी फू को ग्रैंडमा का फोन आता है और वो बताती है कि मैं ग्रैंड डॉटर इन लॉ के घर में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ एक सरप्राइज है। तो वो कहता है कि मैं घर के नीचे ही खड़ा हूँ। तभी वावा भी घर के अंदर आ जाता है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि 6 बेबीज हैं। वावा भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है कि आप ही हमारी ग्रैंड मदर हो। तो वो हाँ कहती है और सभी को रेड एनवलप्स देने लगती है। जियांग वावा को देखकर और भी परेशान हो जाती है कि अब ये भी आ गया। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। वो जैसे ही डोर ओपन करके देखती है तो वहाँ पर फू था। वो उसे देखते ही डोर वापस से बंद कर रही थी, पर फू उसे रोक रहा था और कहता है कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो, क्या तुमने और कोई बेबी छुपाया हुआ है। पर वो मना कर देती है कि बस 3 ही बेबीज हैं और वो उसे वहाँ से भेजना चाहती थी। पर फू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीफ होगा। और उनके इन खिंचातानी में जियांग गिरने वाली थी, तो फू उसे संभाल लेता है। तो जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारी काइंडनेस की कोई जरूरत नहीं है, तो वो ठीक है कहकर उसे छोड़ देता है। पर वो वापस से गिरने वाली थी, तो वो उसे संभाल लेता है और कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी काइंडनेस की जरूरत है। और इसी बीच दोनों में थोड़ा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो रही थी। तो वो दोनों ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है। असल में जियांग ने डोर ओपन करने से पहले ही बच्चों को उनके रूम में भेजकर आवाज नहीं करने के लिए कहकर उन्हें लॉक कर देती है। वो ग्रैंडमा से पूछता है कि ग्रैंडमा बता रही थी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो क्या है। ये सुनकर तो जियांग परेशान हो जाती है कि अब तो ग्रैंडमा सब कुछ बता देगी, तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। और वो ग्रैंडमा को नहीं बताने के लिए इशारा कर रही थी, पर फू कहता कि आप बताइए ग्रैंडमा क्या बात है। ग्रैंडमा उसे सब कुछ सच बताने ही वाली थी, पर उसे एमनेसिया था, जिस वजह से वो सब कुछ भूल जाती है और उसे याद ही नहीं आता कि वो क्या बताने वाली थी। तो जियांग इस बात का फायदा उठाकर कहती है कि ग्रैंडमा बीमार है, ये उनके लिए डेंजर हो सकता है, मुझे लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें रेस्ट करवाना चाहिए। तो फू बटलर को उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और फिर जियांग से पूछता है कि बताओ 4th बेबी बॉय कहाँ है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि अब इसे एक और के बारे में कैसे पता चल गया और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, बस 3 ही बेबीज हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पर फू कहता है कि 4th बेबी बॉय मेरे ऑफिस आकर मेरे सिस्टम को क्रैश कर दिया था, जिस वजह से 20 बिलियन का नुकसान हुआ है और तुम हो कि मना कर रही हो। ये सुनकर जियांग सोचने लगती है, लगता है वह इसे सबक सिखाने गया था, मेरा बेटा कितना औसम है कहकर खुश हो रही थी। और फिर कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हारे कंपनी में तो बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, तुम मजाक कर रहे हो। पर फू कहता है कि वो मेरा खुद का बेटा है, अगर उसने मुझे ट्रिक किया भी है तो मैं खुश हूँ। बताओ वो चारों बेबीज कहाँ है, मुझे उन्हें घर ले जाना है। जियांग कहती है मैंने कहा ना कि सिर्फ हु ही तुम्हारा बेटा है, बाकी सब मेरे और मेरे हस्बैंड के बेबीज हैं। तो पेटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि तीनों बेबीज मेरे ही हैं और वाह एग्जैक्टली हु की तरह दिखता है, तो वो भी मेरा बेटा हुआ। पर जियांग कहती है तो क्या हो गया, मैंने उन्हें बर्थ दिया है और इतने सालों से राइज किया है, मैं ऐसे कैसे उन्हें तुम्हें दे दूं। और फिर इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। फू कहता है तो फिर क्या तुम कोर्ट में बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल करने वाली हो। फू ग्रुप में बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मुझसे जीत जाओगी। तो वो भी सोचने लगती है कि अगर बात कोर्ट तक पहुंच गई तो मेरे सारे बच्चे एक्सपोज हो जाएंगे, इससे अच्छा यही हुआ कि मैं चारों बच्चों को कुछ दिनों तक इसके साथ भेज दूं, बाद में मैं उन्हें कुछ भी करके वापस ले आऊंगी। और फिर उसे कहती है तो ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हो, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं उनकी पैकिंग करा कर ले आती हूँ। वो भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जियांग बच्चों के पास जाकर कहती है कि तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए फू हाउस में जाना होगा और वो उन्हें अच्छे से समझा देती है कि वो फू को अपने बाकी के 2 ब्रदर्स के बारे में ना बताएं, बस कुछ ही दिन की बात है, वो कुछ ना कुछ करके उन्हें वापस ले आएगी। तो वो लोग मान जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वो चारों फू हाउस में थे। ग्रैंडमा उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन सबको एक एक टॉय गिफ्ट करती है, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फू भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है, बच्चे भी उनके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं और सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। दूसरी साइड जियांग परेशान हो रही होती है कि बच्चे फू हाउस में अच्छे से तो होंगे और इमेजिन करने लगती है कि कहीं सुसिन उन्हें बुली तो नहीं कर रही होगी। और वो जल्दी से बच्चों को फोन करके पूछती है कि तुम लोग वहाँ पर ठीक तो हो ना। तो वो बताती है कि हम यहाँ ठीक हैं और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को इतना खुश देखकर जियांग सोचने लगती है कि उस फू ने इतनी जल्दी बच्चों के दिल में अपनी जगह भी बना लिया, मुझे इन्हें जल्दी ही वापस लेकर आना होगा, मैं कल ही जाकर इन्हें वापस ले आऊंगी। दूसरी साइड फू फैमिली का एक मेड सुसिन को फोन करके बता देती है कि फू 4 बच्चों को घर में लेकर आया है और बता रहा है कि ये फू फैमिली के यंग मास्टर और मिस्ट्रेस हैं। ये सुनकर तो सुसिन शॉक्ड हो जाती है कि उस जियांग ने 4 बेबीज को बर्थ किया था और उस मेड को बच्चों पर नजर रखने के लिए कहती है। और फिर बच्चे जब ग्रैंडमा के साथ खेल रहे थे तभी सुसिन उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आ जाती है। उसे देखकर तो ग्रैंडमा का भी मूड खराब हो जाता है और उसे डांट
डांटने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अब फू को परेशान करना बंद करो, अब उसके वाइफ और बच्चे हैं। और उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, पर वो कहती है कि मैं तभी जाऊंगी जब फू मुझे जाने के लिए कहेगा। और वैसे उसने कहा है कि वो मुझसे मैरिज करेगा, जियांग से नहीं। मैं आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, डोंट वरी, मैं इन बच्चों को अपनी बच्चों की तरह ट्रीट करूंगी। और वो बच्चों से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, पर बच्चे तो उसे भाव ही नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तो वो सोचने लगती है कि इन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये लोग भी जियांग की तरह हैं, एनोइंग। और फिर सारे बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो फू को सुसिन का असली चेहरा दिखाएंगे, कि वो एक बैड वुमेन है। थोड़ी देर बाद सुसिन वहाँ पर कहते हुए आ रही थी कि मम्मी ने आप लोगों के लिए डेजर्ट बनाया है। और वो जैसे ही रूम के अंदर आती है तो वो लोग उस पर नूडल डालकर उसे अच्छा सबक सिखाते हैं, पर सुसिन इस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बच्चों को ये कहते हुए हिट करने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऐसे राइज किया है क्या। तभी जंग फू हाउस में आ रही थी तो बाकी बच्चे उसे जाकर बताने लगते हैं कि वो बैड वुमेन सिस्टर को हिट कर रही है। तो वो गुस्से में जाकर उसे छुड़ाती है और कहती है कि तुम इंसान हो भी कि नहीं, ऐसे बच्चे को कौन मारता है। सुसिन कहती है तो क्या हो गया, मैंने उसे हिट किया तो क्या तुम भी मुझे हिट करोगी। बस ये कहने की ही देर थी, जियांग उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती जाती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखा देती है। और फिर ग्रैंडमा के पास आकर एक मेड बताती है कि जियांग और सुसिन में लड़ाई हो रही है। तो वो जल्दी से फू को फोन करके घर बुलाने के लिए कहती है। और फिर थोड़ी देर बाद फू जैसे ही घर आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो ग्रैंडमा बताती है कि इस बैड वुमेन ने बच्चों को और मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हिट किया है। ये सुनते ही सुसिन कहती है कि मेरा फेस देखो, जियांग ने मुझे हिट किया है, मैंने नहीं। जियांग कहती है वो तुम ही थी जो पहले मेरे बच्चों को बुली किया था। पर वो तो साफ साफ मुकर जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो फू से कहने लगती है कि जियांग ने तो बच्चों को अच्छे से राइज नहीं किया, अब से मैं उनका ध्यान रखूंगी, तो उन्हें अच्छे से एजुकेट करूंगी। ये सुनते ही जियांग कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर अपने बच्चों को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। वो कहती है तो ठीक है मर जाओ, तुम तो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट भी नहीं कर पाई, तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो। इस पर फू उस पर चिल्लाने लगता है कि बस करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करोगी, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बच्चों पर हाथ उठाओगी। सुसिन मना कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ग्रैंडमा सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहती है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, क्या अभी भी तुम झूठ बोलोगी। ये देखकर तो फू उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। और फिर मेड सुसिन को घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर तो जियांग इम्प्रेस ही हो गई थी और सोचने लगती है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। ग्रैंडमा भी फू से कहती है कि तुम दोबारा उस सुसिन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तो फू कहता है आपको पता है ना 5 इयर्स पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं उससे मैरिज कर रहा था, अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकर जियांग सोचने लगती है तो इसलिए वो सुसिन से मैरिज करना चाहता था, इसके दिल में सुसिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सोच सोचकर खुश हो रही थी। और फिर फू ग्रैंडमा से कहता है कि अब उसने बच्चों पर हाथ उठाया है तो मैं उसे दोबारा यहाँ कभी नहीं लेकर आऊंगा। तो वो कहती है कि यही अच्छा होगा और वो जियांग से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जियांग कहती है कि बेबी सभी डरे हुए हैं तो मैं उन्हें घर वापस ले जाना चाहती हूँ। इस पर ग्रैंडमा भी मना नहीं कर पाती और उसे परमिशन दे देती है। तभी फू कहता है कि अभी बहुत रात हो गई है तो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, पर वो मना कर देती है कि मैं मैनेज कर लूंगी। इस पर फू सैड हो जाता है तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि कौन अच्छा है, और इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और तुम्हारा गुड लक बैड लक में चेंज हो जाए तुम उसे जाकर मना लो। तभी फू को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि 5 इयर्स पहले आपके साथ जो लड़की थी वो सुसिन नहीं बल्कि जियांग थी। होटल की स्टाफ ने उसका एक फोटो भी खींचा था। जैसे ही फू को इस सब के बारे में पता चलता है वो तो खुशी हो जाता है कि इसका मतलब वो लड़की जियांग ही थी और वो मुझसे झूठ बोल रही थी। उसे स्माइल करते हुए देख ग्रैंडमा पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों के लिए जियांग से जरूर मैरिज करूंगा और उसकी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग बच्चों के लिए डिनर प्रिपेयर करती है और उन्हें कहती है कल दादा और वेवे का एक कंपटीशन है तो मैं उन्हें वहाँ लेकर जाऊंगा और तुम चारों घर में ही रहना, कहीं जाना मत। पर बच्चे कहते हैं कि हमें भी आपके साथ जाना है। तो जियांग कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात सुनोगे और कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे तो ही मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी। तो वो लोग भी मान जाते हैं और फिर वो सारे बच्चों को कंपटीशन के लिए लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो वो दादा और वेवे को स्टाफ के पास छोड़कर उन्हें बेस्ट विशेष देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर स्टाफ उन दोनों को प्रैक्टिस रूम में जाकर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तो वो लोग जाकर अपने पियानो की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा अपने मॉम के साथ आता है और वो उन्हें पुश करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्रैक्टिस रूम मेरा है, चले जाओ यहाँ से। तो वो लोग कहने लगते हैं कि स्टाफ ने हमें यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और वैसे भी तुम्ही ने फर्स्ट हमें पुश किया था। इस पर उसकी मॉम भी उन दोनों को बुली करने लगती है कि तुम दोनों ऐसे कैसे बात कर सकते हो हमसे, तुम लोगों को पता भी है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी ये कंपटीशन स्पॉन्सर कर रही है। अभी वहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है और वो इस बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये रूम आपके लिए रिजर्व्ड है, मैं इन्हें दूसरे प्रैक्टिस रूम में लेकर जाती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि इसने हमें पुश किया था, अगर ये माफी मांगेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर तो उसकी मॉम और गुस्सा हो जाती है और उन लोगों को बुली करने लगती है कि तुम लोग हमें माफी मांगने के लिए कैसा कह सकते हो। अभी दादा जियांग को फोन करके बता देती है कि हमें यहाँ बुली कर रहे हैं तो आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जैसे ही जियांग को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ आ जाती
है और उस लेडी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को बुली करने की। तो वो भी कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड फू ग्रुप में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है और ये कंपटीशन भी फू ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को डिस्क्वालीफाई करवा सकती हूँ। इस पर जियांग कहती है कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए तो वो तुम्हारा बेटा है जिसने मेरे बेटे को पुश किया था। और वो स्टाफ से कहकर उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है और वो सोचने लगती है कि सच में फू ग्रुप के स्पॉन्सर की वजह से कंपटीशन हो पा रहा है, तुम इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। सोचकर वो उल्टा जियांग को ही उससे माफी मांगने के लिए कहती है। जियांग कहती है ये तुम क्या कह रही हो, इन्होंने मेरे बेटे को हिट किया है तो हम उनसे क्यों माफी मांगेंगे, हमने कुछ नहीं किया और उससे माफी नहीं मांगेंगे। तो लेडी कहती है अगर तुम माफी नहीं मांग रही हो तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाती हूँ। कहकर वो उसे फोन करके बुलाती है कि हमें कंपटीशन में बुली कर रहे हैं तो तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वही वो मीटिंग में होता है तो बच्चे उसे मैसेज करके बताते हैं कि हमें और मम्मी को बुली कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प के लिए आ जाओ। ये मैसेज पढ़कर तो वो गुस्सा ही हो जाता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ और बच्चों को बुली करने की। उस लेडी का हस्बैंड भी आ गया था तो वो उसे झूठ झूठ बताने लगती है कि इस वुमेन ने मुझे हिट किया। ये जानकर तो उसका हस्बैंड भी जियांग पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। ये सब कहकर उन लोगों को बुली करने लगता है। तभी वहाँ पर फू आकर उसे रोक देता है और उसे हिट कर देता है। पहले तो उसका हस्बैंड चिल्ला रहा था कि किसकी हिम्मत हुई मुझे हिट करने की और फिर जैसे ही वो फू को देखता है तो वो घबराने लगता है कि मिस्टर फू आप, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ और बच्चे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कहकर माफी मांग रहा था। पर उसकी वाइफ ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को हिट करने की, मेरा हस्बैंड फू ग्रुप में काम करता है, अगर वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर तो उसका हस्बैंड इसे थप्पड़ मार देता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, यही है मिस्टर फू। और वो कहने लगती है पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर फू की मैरिज हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तो उसे एक और थप्पड़ मार देता है और कहता है कि यही मिस्टर फू हैं, अगर उन्होंने मुझे फायर कर दिया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो अपनी वाइफ और बच्चे से जबरदस्ती माफी मंगवाता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको और यंग मास्टर्स को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, प्लीज मुझे फायर मत कीजिएगा। पर फू किसी की बात नहीं सुनता और वो उसे फायर कर देता है और वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तो वो अपनी वाइफ पर ही चिल्लाने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस सब की वजह से फू को बाकी दो बेबीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए जल्दी से जियांग वहाँ से निकलना चाहती थी पर फू उसे रोक देता है और बच्चों को उनकी कंपटीशन के लिए जाने के लिए कहता है। तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर जियांग से पूछता है कि बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि 5 इयर्स पहले वाली लड़की तुम नहीं हो, वो सुसिन थी। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वही 5 इयर्स पहले वाली लड़की है। तो फू कहता है ठीक है मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कहकर उसे किस करने वाला था। वो घबरा कर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो मैं ही थी। सच जाने के बाद फू पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो जियांग बताती है कि मुझे लगा कि तुम सुसिन को लाइक करते हो और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों की स्टेप मॉम सुसिन बने, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो फू सब कुछ क्लियर करता है कि मैं सुसिन को लाइक नहीं करता, मुझे लगा कि वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है इसलिए मैं बस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, बस इसीलिए मैं उससे मैरिज कर रहा था और कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों आपस में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और फिर फू उसे किस करता है। और फिर नेक्स्ट डे फू जियांग को काम पर छोड़ने के लिए पिक करने पहुंच गया था तो जियांग भी उसे मना नहीं करती और उसके साथ चली जाती है और फिर सीट बेल्ट लगाने के बहाने दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जियांग जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो फू ने उसके लिए फ्लावर बुके भेजे थे जो देखकर उसकी कलिंग कहने लगती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, वो कितना रोमांटिक है। तो जियांग भी खुश हो जाती है और फिर वो जैसे ही अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर जाने वाली थी तभी फू भी वहाँ जाता है। तो वो उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वहाँ की नर्स कहने लगती है तो ये है डॉक्टर जियांग की हस्बैंड, ये कितना हैंडसम है और दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं कहकर उनकी कपल की तारीफ कर रहे थे। और फिर फू उसे डिनर डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर सारे बेबीज भी थे। उसने जियांग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था जिसे देखकर वो भी खुश हो जाती है और फिर फू सबके सामने जियांग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। बेबीज भी जियांग को हाँ कहने के लिए कहते हैं पर जियांग थोड़ा सा टाइम मांगती है इस सब के बारे में सोचने के लिए। तो फू भी मान जाता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब ये प्रपोजल वाली बात सुसिन को पता चलती है तो बहुत गुस्सा करने लगती है कि फू बस मेरा है, मैं उससे मैरिज करना चाहती थी, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग जब अपनी पूरी फैमिली के साथ होती है तभी सुसिन आकर उस पर नाइफ से अटैक कर देती है पर फू उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। इससे सुसिन घबरा जाती है और गुस्सा करने लगती है कि इस बार भी जियांग को वो नहीं मार पाई और वहाँ से भाग जाती है। जियांग फू को लेकर बहुत वरीड हो रही थी और रो रही थी तो वो उसे नहीं रोने के लिए कहकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके लिए वरीड हो रही थी तो बेबी गर्ल उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि बहुत ही सीरियस इंजरी था जिस वजह से फू कोमा में चला गया है और हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड भी हो जाए। ये सुनकर तो जियांग रोने लगती है और फिर ग्रैंडमा और जियांग फू से मिलने जाते हैं। तो जियांग कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर तुम जल्दी से होश में आ जाओगे तो हम अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। ऐसा कहकर वरीड हो रही थी तो ग्रैंडमा उसे संभालते हैं कि फू तुम्हें और बेबीज को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर जियांग फू की केयर करने लगती है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन जियांग ऐसे ही उसे बात कर रही थी कि सुसिन को 10 साल के लिए जेल हो गया है और लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड मुयान के साथ यूएस जाना पड़ेगा। इससे फू थोड़ा अपना हैंड मूवमेंट करता है तो जियांग समझ जाती है कि फू जलिश हो रहा है और वो उसे और ज्यादा टीज करने लगती है और कहती है
कि मुयान मुझे बहुत सालों से चेस कर रहा है, अगर तुम जल्दी से होश में नहीं आए तो मैं उसी से मैरिज कर लूंगी और हमेशा के लिए उसके साथ यूएस चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सब सुनकर फू को होश आ जाता है और कहता है कि मैं इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा। ये देखकर जंग बहुत ही खुश हो जाती है और बताती है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। वो फिर से उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो इस बार जंग हाँ कहती है। ये सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली मॉम ने डैड से मैरिज करने के लिए हाँ कह दिया, अब हमें मॉम डैड दोनों मिल जाएंगे। ग्रैंडमा भी बहुत खुश हो रही थी और वो फू को रिंग देते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पहना दो। तो वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था पर जियांग उसे रिंग लेकर खुद ही पहन लेती है और ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।